हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बेसिक ऑफ मैथ्स पढ़ाया था, ठीक है? जो पहला लेक्चर था, मेरा पहला लेक्चर था, उसमें बेसिक ऑफ मैथ्स बताया था। अच्छा, अब इस आज के लेक्चर से मैं क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाना आपको स्टार्ट करूँगा। तो अपना ये लेक्चर मैं रियल नंबर चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले समझना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसे बताने से पहले ना मैं कुछ चीजों को पहले उससे पहले बता देता हूँ, जैसे प्राइम नंबर। अच्छा, ये सब चीजें पहले क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें प्राइम नंबर का भी जिक्र हुआ है, समझ रहे हो? तो कंपोजिट नंबर का भी जिक्र हुआ है, ठीक है? तो इसलिए मैं पहले आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताता हूँ। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है? अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिसके केवल टू फैक्टर्स हों। अच्छा, टू फैक्टर्स का मतलब हो गया, सिंपल समझना, जो केवल खुद के टेबल से डिवाइड हो जाए और वन के टेबल से, ठीक है? जैसे 2, 3, 5, 17, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे प्राइम नंबर है, क्योंकि टू जो है वन के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। थ्री भी वन के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है, समझ रहे हो? अच्छा, ये क्या 20 होगा प्राइम नंबर? क्या 20 प्राइम नंबर होगा? नहीं, 20 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 20 वन में भी आता है, टू में भी आता है, फोर में भी आता है, और भी कई टेबल्स में आता है। तो इसलिए इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। प्राइम नंबर मैंने अभी बताया जो केवल दो टेबल्स में आता हो, जो नंबर दो टेबल्स में आता हो, यानी जिससे केवल दो फैक्टर्स हो। इसके तो दो से ज्यादा है ना, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अच्छा, तो फिर अगर ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा? ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक? तो कंपोजिट नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। दो से ज्यादा फैक्टर्स का मतलब हो गया कि वो नंबर दो से ज्यादा टेबल्स में आता हो, ठीक है? कंपोजिट नंबर 20, 40, 16, समझ रहे हो? 40 भी समझ रहे हो ना? 14, जैसे 14 अब देखो वन में आएगा, टू में आएगा, टू में आएगा, ठीक है, फोर में आएगा, 10 में आएगा, काफी टेबल्स में आएगा 40, समझ रहे हो? ऐसे ही 16 के साथ भी है। तो इस तरीके से कंपोजिट नंबर हो गए, ठीक? जो दो से ज्यादा टेबल्स में आए जो नंबर, या दो से ज्यादा टेबल से डिवाइड हो जाए, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है? अब को प्राइम की बात करूं, को प्राइम नंबर। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर जिन का एचसीएफ वन हो। अच्छा, को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होते हैं, समझ? जैसे जैसे मैंने कहा 1 and 7, 1 and 7 हो गया, 3 and 5 हो गया, इस तरीके से, ठीक है? अच्छा, कैसे? आप 1 है और 7 है, इसके फैक्टर करोगे तो 1 into 1 ही लिख सकते हो, 1 into 7, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान समझना, अगर मैं इसमें एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ तो पता होगा, छोटी क्लासेस में सीखा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन 1 है, तो एचसीएफ हमारा 1 हुआ। तो सिंपल सी बात है, जिन दो नंबर्स का एचसीएफ 1 हो उनको कहते हैं हम को प्राइम नंबर, ठीक है? ऐसे ही 3 and 5 में भी इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ओनली 1 हो और कुछ हो गया तो फिर वो को प्राइम नहीं कहलाएंगे। जैसे क्या 2 और 4 को प्राइम है? नहीं है। आप इसको अब देखो, इसका एचसीएफ क्या हुआ? 2 हुआ। तो ये क्या है? 2 and 4 आर नॉट को प्राइम, ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनका एचसीएफ 2 है। होना क्या चाहिए? 1। समझ में आया? ठीक। अच्छा, को प्राइम नंबर की भी बात हो गई, ठीक है? अच्छा,
इवन नंबर की बात करूं, इवन नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो 2 के टेबल से डिविजिबल हो, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे 4, 16, 20, है ना, इस तरीके से ये सारे नंबर क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। ऑड नंबर वो नंबर्स हुए जो 2 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक, जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 3, 5, 7, है ना, ये हमारे क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इनको कहते हैं ऑड नंबर। समझ में आया? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि 1 इज नॉट अ प्राइम। 1 प्राइम नहीं है, क्यों? अभी बताया था प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर का मतलब एक तो खुद के टेबल में आते हो, एक 1 के टेबल में। अब 1 कैसे हो सकता है, मतलब 1 के में ही आ रहा है तो नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अच्छा अच्छा, इतनी चीजें समझ में आई, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा, ये चीजें जो बता रहा हूँ ना, ये आपके चैप्टर 1 में ही काम आएंगी, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो वहां पर ये सारी चीजें काम आएंगी, समझ रहे हो? तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये नंबर्स आपको समझ में आ गए जो भी मैंने बताया। अच्छा, फंडामेंटल अब समझो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स primes and the factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। ठीक है, मैं समझाता हूँ। सिंपल सी बात ये है कि हम कंपोजिट नंबर को ना, जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैं कोई भी कंपोजिट नंबर लेता हूँ, 40 है, ठीक है, तो 40 के मैंने फैक्टर करे 220, 210, 25, ठीक है। अच्छा, अब इस 40 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 5। तो हम हर कंपोजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया, यहाँ पे 2 प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो मैंने इनका प्रोडक्ट ही तो लिखा है, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, बहुत कोई टफ बात नहीं है। आप किसी भी कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है, बाकी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर मैटर करने का मतलब क्या है? 5 2 की पावर 3 इंटू 5 लिखा है, अब 5 इंटू 2 की पावर 3 लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों चीजें सेम है। समझ में आया? ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं, देखो चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर क्या होते हैं समझना। देखो, रियल नंबर जो है ना, इनको हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है, रेशनल
इरेशनल। ठीक है, रियल नंबर मतलब जो नंबर सच्ची में है। ठीक है, जैसे अच्छा फिर जो नंबर मतलब सच्ची में है, तो जो नंबर सच्ची में नहीं है तो उनको क्या कहते हैं? उनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आप हायर क्लासेस में आओगे, जैसे आपने अभी तक शायद ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा हुआ, √-2, तो क्योंकि ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, जो कि अब 11th में आओगे तो चैप्टर है, उसमें पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो मतलब ठीक है। अच्छा, रियल नंबर को दो पार्ट्स में क्लासीफाई करा है, रेशनल और इरेशनल। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर? नंबर को मैं शॉर्ट में एनओ लिख रहा हूँ। रेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर का मतलब जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकें जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और वेयर p एंड q आर को प्राइम। समझना, मतलब p/q का मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में। मैंने p/q बोला, आप a/b बोल सकते हैं, जनरल डिनोट कर रहा हूँ p/q को। ठीक है, अच्छा, और लिखा है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? आप ऐसे समझो, 3/0 है तो ये क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, ये तो पता होगा ना। इसलिए कहा है उन्होंने कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू का मतलब डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, कई 3/0 तो नॉट डिफाइन होता है, और 0/3 ना ये 0 होता है। समझ में आया? तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है ना कि 3/0 नॉट डिफाइन होता है, कैसे याद रखें, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0/3 0 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3/0 नॉट डिफाइन होता है या 0/3 नॉट डिफाइन होता है। तो देखो, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, सन से याद रख सकते हो। सन मतलब बेटा, सुना तो होगा ये। ठीक है, समथिंग, समथिंग मतलब कुछ होगा, अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। ऐसे इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो, याद रख सकते हो। समथिंग मतलब कोई नंबर होगा, अपॉन 0 नॉट डिफाइन। समझ रहे हो कि नहीं? ये तरीका है याद करने का, अगर नहीं याद रहता है, और अगर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, जिन नंबर्स को, अच्छा, हमने कहा कि p/q फॉर्म में लिख सकते हैं तो रेशनल है, अदरवाइज इरेशनल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो क्या, अच्छा, तो फिर इरेशनल नंबर होंगे क्या? जैसे √3, √2, √5, पाई। पाई तो सुना होगा ना, जैसे फ्रैक्शन में हम 22/7 भी कहते हैं। पाई बोल रहा हूँ, भाई नहीं बोल रहा हूँ। पाई इज इक्वल टू 22/7। अच्छा, ये भी रेशनल है। अच्छा देखो, मैं समझाता हूँ। अब कहोगे कि सर p/q की फॉर्म की बात रही तो हम तो इसे √3/1 लिख देंगे, लो इसके नीचे 1 तो होता है, हो गया ये रेशनल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं समझाता हूँ क्यों। √3 की जब आप वैल्यू निकालोगे ना, √3 की वैल्यू आती है 1.73। ठीक है, और भी आती है वो 1.732 करके आती है, समझ रहे हो? तो अभी मैं समझाता हूँ कि क्यों नहीं है। क्योंकि देखो, जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। वैसे ही √3 की जो वैल्यू है ना, जब कैलकुलेटर में निकालोगे तो वो ना तो खत्म होगी और ना ही रिपीट होगी।
तो इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे समझना, ये देख लो, ये नंबर ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। देखो 01 001 000 401 ऐसे चलता जाएगा। तो ऐसे ही ये भी नंबर होती हैं, जैसे √3 जब निकालोगे, √2 √5 इनकी जब वैल्यू निकालोगे कैलकुलेट करके, तब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे, सॉरी नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अच्छा, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जो होते हैं ना, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं। जो रेशनल नंबर होंगे या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। टर्मिनेट का मतलब है खत्म हो जाना, है ना, नॉन टर्मिनेट का मतलब खत्म ना होना। अच्छा, नॉन टर्म सॉरी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, समझाते हैं। जैसे 2 है, क्या 2 रेशनल है? हाँ 2 रेशनल है, क्योंकि आप अपॉन 1 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, बात ये टर्मिनेटिंग तो समझ में आ गया होगा, जैसे 0.5 है, ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि एंड हो गया, बिल्कुल ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। 2/5 हो गया 0.4, ठीक है, डिवाइड करोगे तो 0.4 आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग है। अच्छा, तो अभी हमने कहा था कि P और Q जो हो वो को प्राइम हो, ये कहा था। को प्राइम का मतलब जिनका HCF क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे देखो दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, आप कहोगे कि इस हिसाब से तो इनका HCF तो 1 नहीं है, इनका HCF तो आप निकालोगे, कहोगे कि इनका HCF तो 5 आएगा, 25 और 5 का। अरे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो लिख लो, अब 5 और 1 हुआ, अब तो HCF 1 ही होगा, समझ में आया? तो ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, 25/5 भी रेशनल होगा। अच्छा ठीक है, तो टर्मिनेटिंग के तो एग्जाम्पल ये लिखे, ठीक। अब बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की। देखो 9th क्लास में आपको प्रूव करना सिखाया गया था कि 3.6 पे बार लगा देते थे। बार का मतलब है कि बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 3.666 ऐसे। तो ये प्रूव करना सिखाया गया था ना 9th में, इसे प्रूव करो कि ये रेशनल है 3.6 पे बार। तो आप लेट कर लेते थे, लेट x इक्वल टू 3.6, फिर 10 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे, समझ में आया? तो 9th में प्रूव करा था आपने। तो बस अभी के लिए इतना समझ लो, प्रूव करने को नहीं आ रहा, बस इतना समझ लो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होगा, बट रिपीट हो रहा है, देखो 666 चलता जाएगा, ठीक है। रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं। तो ये चीजें समझ में आई। तो ये बेसिक्स हैं, आप क्वेश्चंस करोगे बोर्ड में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, कि कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया भी है कि इज 3.6 इज रेशनल और इरेशनल। तो बच्चों को ऐसे लगता है कि 3.6 पे बार है तो बार का मतलब रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा तो 6 चलता जाएगा, और जब चलता जाएगा तो इधर कितनी जीरो लगाएं। वैसे 3 आपको ये तो पता है ना, 3.6 तो आप 10 कर देते हो, अब 6 का तो पता ही नहीं है कितनी कितने 6 हैं, तो सोचते हैं कि तो पता नहीं कितनी जीरो लगेंगे, इसलिए लिख देते हैं कि ये क्या है, इरेशनल। बल्कि ऐसा नहीं है, ये क्या है हमारा
रेशनल। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसका, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में ना अभी बेसिक बताऊंगा, इसके बाद मतलब रियल नंबर की बेसिक्स बताऊंगा, इसके बाद एनसीईआरटी बुक से मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। समझ में आया? अच्छा, ठीक, ठीक है। ठीक है, अच्छा और चीज समझो, जैसे एक और चीज को याद रखना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो ये बेसिक्स क्लियर कर लोगे तो एक्सरसाइज जब करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर ये बेसिक्स आपको नहीं पता होंगी और एक्सरसाइज करोगे ना तो फिर बहुत दिक्कत होगी। ठीक, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ तो छोटी क्लासेस में भी सिखाया गया होगा निकालना। अच्छा, छोटी क्लासेस में क्या था कि जैसे एलसीएम निकालना होता था ना, एलसीएम ऑफ 2 and 4, मैं छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा स्टार्टिंग में। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एलसीएम तो एक साथ निकाल देते थे, मतलब एलसीएम जब निकालते थे 2 और 4 लिख लेते थे। तो आपको तो पता ही होगा, ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, समझ में आया? एलसीएम के लिए तो हम एक साथ दोनों नंबर को ले लेते थे, बट हम लोग क्या करते थे एचसीएफ के लिए अलग अलग लेते थे। समझ ना? एचसीएफ के लिए हम करते थे 4 को इधर ले लिया और 2 को इधर ले लिया। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, इनका एलसीएम तो 4 ही आएगा, क्योंकि एलसीएम के लिए ये जो भी आता है ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 into 2 4। एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते थे, एचसीएफ के लिए हम जैसे ये 4 के जो भी मल्टीपल्स आए उनको लिखते थे और इधर 2 के लिखे। अब एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन मतलब जो कॉमन हो और हाईएस्ट नंबर हो। ठीक है, तो जैसे ये लो 2 दिख रहा है इसमें कॉमन दोनों में, है ना? तो हमने लिख लिया एचसीएफ क्या हो गया 2। तो कुल मिलाकर छोटी क्लासेस में हम एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकाला करते थे। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर में एक साथ निकालना सिखाऊंगा, मतलब आप ऐसे ही फैक्टर करोगे, जो भी दो नंबर होंगे उनके फैक्टर्स, जी जैसे ही फैक्टर्स आए यहीं से एलसीएम आ जाएगा और यहाँ से ही एचसीएफ आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, जैसे समझना, मैंने लिया, मैं नंबर ले लेता हूँ ठीक। अब क्या काम करना है आपको, 20 के ऐसे फैक्टर करो, 16 के ऐसे करो। 20 यहाँ लिखा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक। अच्छा, जो भी फैक्टर्स आए हैं यहाँ लिख लो, 20 का और 60 का। 20 का है 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हो ना, 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 5। 16 है तो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। अच्छा, अब इसमें से मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, समझ ना। मैं अब देखो एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा एचसीएफ और एलसीएम का निकालने का। एचसीएफ के लिए ये देखोगे इन दोनों में जो कॉमन है और लोएस्ट पावर होनी चाहिए। जैसे मतलब लोएस्ट पावर का मतलब है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है एक तो 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है। 2 के साथ अब 2 की लोएस्ट पावर क्या कॉमन हुई दोनों में, तो 2 की पावर 2 ही तो कॉमन हुआ। 2 की पावर समझ में आ रहा है ना। और एलसीएम में क्या करना है, मतलब एलसीएम के लिए आपको दोनों में कॉमन देखना है और उनकी लोएस्ट पावर देखनी है कॉमन में, ठीक। एचसीएफ के लिए आपको ये उल्टा बोल दिया, सॉरी, ये एचसीएफ के लिए कॉमन देखना है, एचसीएफ के लिए कॉमन देखना है दोनों में और उनकी लोएस्ट पावर कॉमन देखनी है अगर पावर की फॉर्म में है तो। एलसीएम के लिए ये देखना है आपको कि जो जो नंबर अवेलेबल है इन दोनों में, जो जो नंबर अवेलेबल हैं उनकी हाईएस्ट पावर, जैसे 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या 1 ही, मतलब कुछ नहीं हुई तो पावर 1 हुई, ठीक। अच्छा, और कौन सा नंबर अवेलेबल है, 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, 2 की पावर 4 इंटू 5 80 हो जाएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 4 से नहीं, ये बताया था मैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80, समझ में आया। तो ये आपका एलसीएम हो गया, समझ में आया। मतलब अब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए ना अलग अलग से नहीं निकालना है, सिंपल जो भी नंबर दिए गए हों उनके ऐसे फैक्टर्स कर लो, फैक्टर्स करने के बाद यहाँ लिख लो, लिख लिया, ठीक है। अब क्या काम करना है, इन दोनों में ये देखना है एचसीएफ के लिए कि पहले तो जो कॉमन है कॉमन देख लिया, मतलब जो नंबर कॉमन है, उसके बाद अगर पावर की फॉर्म में है तो जो लोवेस्ट पावर होगी, छोटी पावर, ठीक। ये है एचसीएफ के लिए। एलसीएम के लिए क्या देखना है, जो जो नंबर है अवेलेबल है उनकी हाईएस्ट पावर, जैसे 5 था तो 5 की पावर 1 ही थी इंटू 2 की पावर 4, देख लो समझ लो। और बाकी जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी करवाऊंगा, एक बार इनको देख लो, जो ना समझ में आए तो बताना। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ठीक है, अच्छा, जाते जाते एक शायरी हो जाए। शायरी क्या है, शायरी कह लो या जो भी कह लो। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, ठीक है। अच्छा चलते हैं, टाटा गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।